हम देख रहे हैं घटना चक्र सीरीज में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसका पहला चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसका एमसीक्यू पार्ट कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। फेडरल पॉलिटी का शुरुआत हमारा किस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया? तो ये हमारा किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय। फेडरल पॉलिटी में क्या था? फेडरल पॉलिटी में जो था हमारा सब्जेक्ट जो था सेंटर और प्रोविंस का जो सब्जेक्ट था उसको डिवाइड कर दिया गया था, उसको सेपरेट कर दिया गया था 3 लिस्ट बनाकर। एक फेडरल सब्जेक्ट, दूसरा हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट और एक कंकरेंट सब्जेक्ट कर उसको हमारा डिवाइड कर दिया गया था। तो ये जो फेडरल पॉलिटी की शुरुआत हुई थी और इस समय डिवीज़न कर दिया गया था, पावर का डिवीज़न कर दिया गया था। बजट जो था उसमें पूरा ऑटोनॉमी दिया गया था प्रोविंस को। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, in the federation established under the act of 1935 रेसिड्यूअरी पावर किसको दिया गया था? वर गिवन टू दी। तो रेसिड्यूअरी पावर जो हमारा दिया गया था वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। जो 3 सब्जेक्ट डिवाइड किए गए थे, एक जो हमारा फेडरल सब्जेक्ट था उसमें हमारा सेंट्रल को दिया गया था पावर। उसके बाद जो हमारा जो था प्रोविंशियल सब्जेक्ट उसमें प्रोविंस को पावर दिया गया था। उसके बाद कंकरेंट सब्जेक्ट में दोनों बना सकते थे किसी भी सब्जेक्ट पे। और उस जो सब्जेक्ट जो हमारा फेडरल सब्जेक्ट नहीं था, जो हमारा कंकरेंट सब्जेक्ट नहीं था, जो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं था, अगर उससे अलग जो सब्जेक्ट है उस पर अगर कोई लॉ बनाना है तो वो था रेसिड्यूअल पावर, है ना। जो उसमें शामिल जो सब्जेक्ट नहीं था, उससे अलग हटकर जो सब्जेक्ट था वो उस पर जो बना सकते हैं लॉ, तो वो गवर्नर जनरल बना सकते हैं। यही जो पावर था उसे रेसिड्यूअल पावर कहा गया। तो रेसिड्यूअल पावर जो हमारा था वो दिया गया था गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट, इन द फेडरेशन एस्टेब्लाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरेशन जो बनाने की बात की गई थी, फेडरेशन एस्टेब्लाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेसिड्यूअल पावर, जो रेसिड्यूअल पावर था जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं था, कोई भी सब्जेक्ट जो हमारा प्रोविंशियल, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट में नहीं था, वो सारा जो दिया गया था वो गवर्नर जनरल उस पर बना सकते थे। तो ये जो रेसिड्यूअल पावर था ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitution history of India as adopted in the Government of India Act 1935? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अडॉप्ट किया गया था इंडिया में, उसमें कौन ऐसा जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो नहीं था, है ना। तो उसमें ऑप्शन में चेक करना, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इन्विसाइजिंग ए स्कीम ऑफ फेडरेशन, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर। तो इसमें जो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। पूछ रहा है कि नॉट एन इम्पोर्टेंट, तो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इसका प्रोविज़न नहीं किया गया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अदर ऑप्शन देखते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हाँ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाए गए थे लेकिन वो लिमिटेड फ्रेंचाइज बेसिस पे किया गया था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का पार्ट है। इन्विसाज ए स्कीम ऑफ फेडरेशन, तो फेडरेशन हम देखे थे कि इस चीज़ को शामिल किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर, तो इसका भी प्रावधान किया गया था। नॉमिनेशन
किया गया था ऑफिशियल मेंबर का लेजिस्लेचर में, तो ये भी सही है ना। लेकिन जो प्रोविज़न नहीं था वो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का, वो प्रोविज़न नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। नेक्स्ट, One among the following was not a silent feature of the Government of India Act 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसका साइलेंट फीचर कौन नहीं है, नॉट को देखना है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, हाँ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के बाद किया गया था कि प्रोविंस और जो हमारा प्रिंसली स्टेट है उसको मिलाकर एक यूनिट बनाया जाएगा। तो ये तो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। रेसिडुअली सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो ये जो रेसिडुअल सब्जेक्ट था ये गवर्नर जनरल को दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना। यानी अगर कहा जाए तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का शुरुआत किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें जो एग्जीक्यूटिव जो पावर था वो सारा प्रोविंस में गवर्नर को दिया गया था, और जो हमारा सेंटर में था वो हमारा गवर्नर जनरल को दिया गया था, यानी एक आदमी के हाथ में पूरा पावर दिया गया था, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रोविज़न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये चीज़ था। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इट एबॉलिश द डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट एट सेंटर लेवल, हाँ डायरकी जो हमारा था इसको एबॉलिश कर दिया गया था प्रोविंसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, और सेंटर में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो ये सारा प्रोविज़न था। लेकिन जो हमारा बी नंबर था रेसिडुअली सब्जेक्ट जो है ये हमारा दिया गया था, इस पर बनाने का जो पावर दिया था गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो ये जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंस, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, इट इन्वेसाज पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट एबॉलिश नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट का ऐसा कुछ नहीं था, पार्टीशन ऑफ इंडिया भी नहीं था इसके तहत, और इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था। ये जो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये मेन सोर्स था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, मेन सोर्स था। यहाँ से जो हमारा लिया गया था इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो है सारा यहीं से लिया गया था, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। फेडरल स्कीम भी यहाँ से लिया गया था, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया था, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह का जो सिस्टम था ये हमारा मेन सोर्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लीड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, तो बर्मा को इंडिया से अलग किया गया था किस एक्ट के द्वारा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को जो है इंडिया से अलग कर दिया गया था, और बर्मा अब एक नया कंट्री बन गया था। पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था बर्मा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद बर्मा को ब्रिटिश इंडिया के पार्ट से अलग हटाकर उसको अलग एक कंट्री बना दिया गया था। और इसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समय हमारा उड़ीसा प्रोविंस बनाया गया था और सिंध प्रोविंस बनाया गया था। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी प्रोविंस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शन ऑफ 1937। 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस का जो मिनिस्ट्री बनी थी कितने प्रोविंस में बनी थी, टोटल 11 प्रोविंसेस थी, उसमें से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस को विक्ट्री मिली थी, यानी 8 प्रोविंस में हमारा कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी थी। तो राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट, The proposal for framing of the Constitution of India by an elected constituent assembly was made by, जो हमारा प्रपोजल दिया गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कीजिए इंडिया के लिए,
इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए और वहाँ से आप फ्रेम कीजिएगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारा जो दिया गया था क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। इसके द्वारा प्रपोजल दिया गया था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए जिसमें जो मेंबर आएंगे वो इलेक्टेड होकर आएंगे, वो एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पर डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे और वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। लेकिन ये चीज़ था, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद ये फॉर्म किया जाएगा। ये हमारा जो प्रपोजल दिया गया था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। लेकिन इससे पहले भी हमारा 1940 में अगस्त ऑफर के द्वारा ही ये प्रपोजल दिया गया था, लेकिन इसमें ये अगस्त ऑफर नहीं है, क्रिप्स मिशन का बात किया गया है, तो हम क्रिप्स मिशन को ही टिक करेंगे। क्रिप्स मिशन द्वारा ये हमारा प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकते हैं जिसके जो मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होंगे, है ना, वो पूरे कंट्री से इलेक्ट होकर आएंगे डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पर। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा क्रिप्स मिशन, सी आंसर। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्वर्ट विल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल। तो इल्वर्ट विल हमारा क्या था? कॉलोनियल जो रूल हो रहा था इंडिया में, जो ब्रिटिश हम पर रूल कर रही थी, ये क्या था? ये जो है इल्वर्ट विल इंट्रोड्यूस किया गया था 1883 में। उस समय के वाइस राय हमारे रिपन थे। तो ये इल्वर्ट विल था क्या? इसमें इल्वर्ट बिल में जो प्रोविज़न किया गया था कि अब से इंडियन जज और मजिस्ट्रेट जो हैं वो ब्रिटिश ऑफेंडर के खिलाफ ट्रायल कर सकते हैं क्रिमिनल केस में डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट तक। तो इसमें हमारा ब्रिटिश ऑफेंडर के खिलाफ इंडियन जज और मजिस्ट्रेट को एक पावर दिया गया था कि आप इसके खिलाफ ट्रायल कर सकते हैं क्रिमिनल केस में। तो ये चीज़ पहले नहीं था, तो इल्वर्ट विल हमारा यही था। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पेनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा इक्वल स्टेटस पे ला रहा था क्योंकि अब इंडियन जज और मजिस्ट्रेट भी ब्रिटिश ऑफेंडर जो क्रिमिनल केसेस में उनके खिलाफ ट्रायल कर सकते हैं। तो ये हमारा एज फार एज द पैनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट कंसर्न, तो ये हमारा सही हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। टू पुट, सेकेंड ऑप्शन है, टू पुट ए स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन लोकल प्रेस। तो ये इल्वर्ट विल का प्रेस से कोई रिलेशन नहीं है। टू कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम से भी कोई रिलेशन नहीं है। टू अमेंड द आर्म एक्ट फॉर वेपन, इससे भी आर्म एक्ट से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पेनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर कंसर्न। नेक्स्ट, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड allotted member seat in each province on representative was in the ratio to which population। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाएगा उसमें जो मेंबर चुन के आएंगे ईच प्रोविंसेस से, जो प्रत्येक प्रोविंसेस से जो मेंबर चुन के आएंगे, तो उसमें जो मेंबर होंगे वो कितने पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो जो हमारा प्रोविंशियल से जितने भी मेंबर चुन के आएंगे उसमें से अगर एक मेंबर होगा तो वो 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10 लाख। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ये चीज़ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर चुन कर आएंगे प्रोविंसेस से, उसके जो एक मेंबर थे वो 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, who among the following person was not a member of the cabinet mission। तो कौन से जो है कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं हैं? पैथिक लॉरेंस, जो पैथिक लॉरेंस थे ये हमारे कैबिनेट मिशन के मेंबर हैं। एवी अलेक्जेंडर, ये भी हमारे
कैबिनेट मिशन के मेंबर हैं, और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग हमारे कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। ये 3 लोग स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। विलियम वुड्स नहीं थे। तो हमारा कौन नहीं थे, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लाइज अंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारा एस्टेब्लाइज किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, जिसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन कर आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुन कर आए थे। जो लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे वो चुनकर भेजे थे, हमारे चुनकर भेजे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को। नेक्स्ट, in the interim government formed in 1946 the vice president of the executive council was। जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था 1946 में, उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रेसिडेंट हमारे उस समय के वाइसराय थे। प्रेसिडेंट वाइसराय हुआ करते थे, जबकि इंटरिम गवर्नमेंट के जो हमारा बना था 1946 में, उसके वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है, हु of the following was not the member of interim national government formed in August 1946। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था उसके जो गवर्नमेंट थे उनके पार्ट कौन नहीं थे, तो हमारे सी राजगोपालाचारी जो थे उनको हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री दिया गया था। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो था हमारा इंटरिम गवर्नमेंट में सी राजगोपालाचारी के पास था, और राजेंद्र प्रसाद के पास हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया गया था, और जगजीवन राम के पास लेबर मिनिस्ट्री दिया गया था। अगर ये 3 मिनिस्ट्री अगर इनको दिया गया था, यानी वो इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट थे, उनके पास मिनिस्ट्री थी, यानी ये तीनों लोग इंटरिम गवर्नमेंट के पास थे, जबकि एस राधा कृष्णन इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट नहीं थे, उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। तो यहाँ से राइट आंसर नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, तो वो हमारा हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट, यहाँ एसर्सर रीजन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द बेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। बेबल प्लान के अनुसार हिंदू और मुस्लिम मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबर पोजीशन देने की बात किया गया था। उसके बाद बेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि ये जो अरेंजमेंट अगर करेंगे तो इससे इंडिया का पार्टीशन रुक जाएगा। तो ये बेबल प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि बेबल प्लान था क्या आखिर। तो बेबल प्लान जो हमारा था ये कहता था कि हम रीस्ट्रक्चर करेंगे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे और उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, हिंदू और मुस्लिम को दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। और जो वाइस राय और कमांडर इन चीफ जो होंगे वो ब्रिटिशर होंगे और बाकी जितने भी मेंबर होंगे वो सारे इंडियंस होंगे। तो ये प्रोविज़न किया गया था कि बेबल प्लान में। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द बेबल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। तो ये इक्वल करने की बात किया गया था तो बेबल प्लान में, तो ये राइट हो जाएगा। फिर सेकेंड में कहा गया बेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव ए अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि इसके प्लान के थ्रू ये प्रपोजल था कि इससे अवॉइड हो जाए पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं क्या था ये जो इंटेंशन जो इसका था बेबल का, जो डेडलॉक का सिचुएशन बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो ये डेडलॉक को तोड़ना चाहता था, रिमूव द डेडलॉक। किस चीज़ में? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जितने थे और पॉलिटिकल इशू और प्रमोट सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ये 3 मुद्दे पर ये डेडलॉक का जो सिचुएशन था इसको तोड़ना चाहता था बेबल, इसलिए ये प्लान लेकर आया था। बेबल लॉर्ड लिनलिथगो के बाद बना था, वाइसराय बना था इंडिया का, तो उसको लगा था कि हम इस प्रपोजल के थ्रू कंट्रोल करेंगे इंडिया को, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था।
और इसका इंटेंशन कभी ये नहीं रहा कि ये इन हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करे और पार्टीशन को अवॉइड करे, है ना। बस ये डेडलॉक के सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता था, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और पॉलिटिकल इशू को सुलझाना चाहता था, और सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन जो है सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ बढ़े, ये इंटेंशन उनका था। लेकिन ये इंटेंशन नहीं था उनका कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो जाए और पार्टीशन को अवॉइड किया जाए। तो ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाता है ये रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, who gave the idea of a constitution assembly firstly for the formation of constitution for India। इंडिया का जो फॉर्मेशन है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फॉर्मेशन है वो किसने सबसे पहले आइडिया दिया था कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो ये जो हमारा आइडिया था ये स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था 1934 में। स्वराज पार्टी बोली थी कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो जो कि डायरेक्ट इलेक्शन यानी एडल्ट फ्रेंचाइजेज के बेसिस पर चुन कर आए और वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करे। तो ये हमारा सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा प्रपोजल दिया गया था, स्वराज पार्टी इन 1934। तो लास्ट ये इसका जो हमारा राइट हो जाएगा ये। नेक्स्ट, Which of the following statement is are true in relation to the Constituent Assembly? Assemblies was based on adult suffrage। तो एडल्ट सफरेज मतलब क्या कि 18 से ऊपर के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो वोटिंग कर चुन सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर उनको चुने थे। तो और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइजेज के बेसिस पे आए थे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज तो पहले था नहीं, असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज इस पर तो नहीं था। तो ये जो हमारा है ये रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो चुना गया था मेंबर वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे नहीं किया गया था। द असेंबली वाज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर उनको चुने थे। असेंबली वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी। हाँ, ये असेंबली हमारा क्या था, एक मल्टी पार्टी बॉडी था क्योंकि इसमें ये कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, उसके बाद हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल मेंबर थे तो वो थे। तो ये एक मल्टी पार्टी बॉडी थी और जो प्रिंसली एस्टेट थे उसके जो चीफ जो हेड थे वो नॉमिनेट करके भेजे थे अपने मेंबर को, तो वो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये एक मल्टी पार्टी बॉडी था। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटी। हाँ, असेंबली जो है वेरियस कमिटी के द्वारा वर्क की थी। जो 8 बड़ी कमेटी थी हमारे पास, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास 8 बड़ी कमेटी थी और बहुत सारी माइनर कमेटी भी थी। तो असेंबली में वेरियस कमेटी थी। तो यहाँ पर राइट जो हो जाएगा हमारा 3 और 4 दोनों राइट है, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 और 4। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following statement are correct regarding to Indian Constituent Assembly? Which of the following statement are correct regarding to Indian Constitution Assembly? Constitution Assembly के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है? It was not based on adult franchises। ये एडल्ट फ्रेंचाइजेज के बेस पे नहीं था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे हुआ था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्ट करके मेंबर को भेजे थे और प्रिंसली एस्टेट नॉमिनेट किए थे। इट वाज नॉट ए मल्टी पार्टी बॉडी, नॉट ए मल्टी पार्टी बॉडी, यानी जबकि ये मल्टी पार्टी बॉडी था तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट बर्थ थ्रू सेवरल कमिटी। हाँ, ये सेवरल कमिटी हम बताए कि 8 मेजर कमिटी थी और सब माइनर कमिटी भी थी जिसके बेसिस पर ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, इसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था। तो हमारा डी आंसर भी, डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी ए और डी, यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, Which one among the following is an incorrect statement about constituent assembly? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में? इट वर्क विद, पहला है इट वर्क विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कमिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमिटी। हाँ, ये जो लार्ज कमिटी के बेसिस पर वर्क किया था, इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटी, 8 कमिटी थी, लार्ज कमिटी थी और माइनर कमिटी भी थी बहुत सारी। द मोस्ट एमंग, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो हेड थे हमारे भीमराव अंबेडकर थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। फिर माइनर कमेटी लाइक क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड पारसी वर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन दी असेंबली। हाँ, माइनॉरिटी कमेटी थी जिसमें क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और पारसी को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस पर ये नहीं चुना गया था, ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना गया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर चुने थे, तो ये गलत हो जाएगा। इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस बार बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल ऑफ the Act of 1935 which allow for a restricted franchises based on tax, property and education qualification। इसमें जो लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजेज दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन के बेसिस पर, इससे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे वो चुनकर आए थे और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने थे। तो ये चीज़ सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली चुने गए थे और उसके बाद वो जो लेजिस्लेचर थे वो चुने गए थे लिमिटेड फ्रेंचाइजीज के बेसिस पर, जो टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर था हमारा, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही नहीं है, पूछ रहा है फ्लोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट है तो ये है हमारा इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, तो ये हमारा नहीं था, तो ये हमारा राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।